नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर पर, और योगी का बुलडोजर कहें इससे बेहतर होगा कि उसे आतंक का बुलडोजर कहें, विध्वंस का बुलडोजर कहें, उस पर ब्रेक लगा दिया है। और अब ये बुलडोजर सिर्फ योगी का बुलडोजर नहीं रहा, अब ये मोहन यादव का बुलडोजर हो चुका है, ये भजन लाल शर्मा का बुलडोजर हो चुका है, ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बुलडोजर हो चुका है, ये एकनाथ शिंदे का बुलडोजर हो चुका है। इस बुलडोजर पर ब्रेक बहुत जरूरी है। हालांकि अभी शुरुआत हुई है सुनवाई की आज, लेकिन शुरुआती टिप्पणी, हालांकि आजकल अदालत की टिप्पणियों से भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन शुरुआती टिप्पणी से यह आभास होता है कि इस पर ब्रेक लगने वाला है। कंट्रोल रूम भाव को जोड़िए फटाफट इस चर्चा में। कोर्ट ने कहा है जस्टिस बी आर गवई, मुझे इसकी जब डेट लगी थी तभी सिर्फ एक उम्मीद थी, उस दिन चर्चा किया कि जस्टिस बी आर गवई के बेंच में है, बस इतनी उम्मीद थी। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन, इनकी बेंच में मामला जमीयत उलेमाए हिंद लेकर के गया था भाव। लगातार पिछले कुछ वक्त से, हालांकि ये काम तो शुरू हो चुका है, करीब 2.5-3 साल से अनवरत है। चुनिंदा सिलेक्टेड पिक एंड चूज के सिस्टम पर बुलडोजर चलाना, पूरे जीवन की कमाई को ध्वस्त कर देना, न्यायपालिका को किनारे कर देना, उसको डस्टबिन में, मतलब ये वर्ड कड़वा है लेकिन न्यायपालिका को डस्टबिन में डाल दिया इस देश के कुछ मुख्यमंत्रियों ने, और उसको एक मॉडल के रूप में प्रचारित किया। ये और भी कलंकित करने वाला है न्यायपालिका को, और बड़ा चोट पहुंचाने वाला कि उसको प्रचारित किया। आज न्यायपालिका ने कहा, जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने, कि अगर कोई दोषी है तो भी बुलडोजर नहीं चला सकते। इस टिप्पणी के मायने और साथ ही तुषार मेहता ने जो बोला उसके मायने, जरा दोनों को, तुषार मेहता को जरूर, ये साहब ने वहां पर बड़े जबरदस्त लॉजिक दिए हैं। वैसे लॉजिक पर एक बार मुझे लगता है कि अगर तुषार मेहता का पुश्तैनी घर और गांव में हो, किसी कस्बे में हो, तो उसका भी एक बार नक्शा जांच कर ही लिया जाए, और मैं तो कहता हूँ पूरे देश का हो जाए भाव। क्या है मायने। देखिए आशीष, ये बात तो तय है, और ये बार बार हम तब भी कह रहे थे जब बुलडोजर के खिलाफ हम बात कर रहे थे, इसलिए नहीं कि किसी मुसलमान का घर गिरा रहे थे। आजकल क्या हो गया, सवाल जैसे ही आप पूछोगे सरकार को, लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के दोस्त हो गए, ये हिंदू विरोधी है ना, ये सनातन धर्म के विरोधी है, ये राम के विरोधी है, राष्ट्र के विरोधी है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो अपना हाल तो वही है, हाथी चलता है और वजन भी माशाल्लाह थोड़ा वैसा ही है। तो हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, तो उसको हम नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही कहा जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है। देखिए, एक ने हत्या की, उसको आजीवन कारावास हुआ, उसके हत्या के लिए उसको सजा हुई आजीवन कारावास की। लेकिन उसका घर किस लिए गिराया गया? यदि सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है इसको आजीवन कारावास होगी, इसके भाई का, बहन का, चाचा का, फूफा का घर तोड़ दिया जाएगा, इसके चचेरे भाई का एक दुकान है वो तोड़ दी जाए सजा के तौर पे, तो जायज है, फिर तो बुलडोजर जायज है। लेकिन यहां क्राइम हुआ नहीं, वहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यहां बुलडोजर चल गया। अब तुषार मेहता एक बैकफुट पे आ गए। तुषार मेहता ने कहा कि भाई ये जो बुलडोजर की जितनी भी कार्रवाइयां हुई है, ये किसी क्राइम के लिए हुई नहीं। मतलब योगी आदित्यनाथ, अंधभक्त, बाकी बीजेपी के कार्यकर्ता कितना झूठ बोलते हैं, ये एक सामने उन्होंने रेखांकित कर दिया सर्वोच्च न्यायालय के सामने। और एक सीनियर बेंच है, जस्टिस गवई आने वाले समय में चीफ जस्टिस होने वाले हैं, उनके बेंच के सामने तुषार गवई ने सत्य घोषित किया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण के चलते वो तोड़ा है, और वो जायज है, नोटिस देके तोड़ा है, वो जायज है। उसमें भी एक होता है, यदि अवैध निर्माण हुआ है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा है और आपको लगता है कि वैध है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में केसेस चलते हैं, और वैसा ही सिर्फ नोटिस देने पे हो जाता है तो वक्फ बोर्ड के नोटिस पर अंबानी का बंगला गिर जाना चाहिए, हजारों करोड़ रुपए का बना हुआ है, वो भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है।
तो एक शहरी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, संविधान में विश्वास होने के नाते उसको अधिकार है कि वो न्यायपालिका में जाए, कहे कि साहब मेरा एक घर तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। न्यायपालिका बोलेगी कि सही कह रहे हैं, इसको तोड़ने दीजिए। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जहां हम बैठे हैं आशीष, वहां से 5 किलोमीटर के दायरे में बड़ा टावर तोड़ा गया है, गैर कानूनी था। बिल्कुल टूटना चाहिए, जो गैर कानूनी है वो टूटना चाहिए। लेकिन ये क्या संयोग एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है? हर केस में संयोग कैसा होता है कि जिसका घर टूटा वो किसी क्राइम में मुजरिम है और घर टूटा, इसके पहले क्यों नहीं टूटा? नहीं, भाऊ भाऊ भाऊ, संयोग नहीं, संयोग को छोड़ दीजिए, डंके की चोट पर मंच से योगी आदित्यनाथ जैसे और मोहन यादव जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दिया मैंने। मैंने वही तो कहा, वो दोनों मुख्यमंत्री कितने झूठ बोलते हैं। ये आज तुषार मेहता जी ने बता दिया। उन्हें कहा कि साहब ये भले ही भगवा पहनते हो, ये घोर झूठे हैं। मतलब उनका अर्थ निकलता है ऐसा कि हमने कोई कार्रवाई किसी क्रिमिनल के खिलाफ नहीं की। ये तो नगर निगम ने, या जो अथॉरिटी है, कहीं नगर पालिका है, कहीं कारपोरेशन है, कहीं ग्राम पंचायत है, उन्होंने ये गैर कानूनी इमारत पाई, नोटिस दिया और तोड़ दी। सवाल है, नोटिस देने के बाद तोड़ना, तो ये आपको ये करना पड़ेगा, पहले जाके उसको नोटिस दिया, उसका जवाब देगा, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगा इसको तोड़ो, तब टूटोगे ना, या आप यूं ही तोड़ दोगे। रेलवे की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमण में है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन। यहां तक कि महाराष्ट्र में जो होर्डिंग गिरा और जिसके नीचे लोग मरे थे, याद है आपको? हाँ। इंडिया का सबसे बड़ा होर्डिंग वो गिर गया। अब वहां तो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो जमीन किसकी है? जब तक होर्डिंग लगा था, माल मिल रहा था, तब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रेलवे सब कह रहे थे जमीन हमारी है, पैसा हमको मिलना चाहिए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जमीन किसकी है। लेकिन होर्डिंग नहीं गिराया किसने? होर्डिंग हवा से गिरने के बाद हर एक ने कहना शुरू कर दिया कि जमीन हमारी नहीं है, जमीन हमारी नहीं है। इसका मतलब हमारे यहाँ जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है वो कोर्ट तय करता है, न्यायपालिका बताती है कि इलीगल है, इसको तोड़ा जाए। कई बार पेनल्टी भी भरी जाती है। हमारे दिल्ली में ही यही बात करो, पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने एक निर्णय ले लिया, सारी इलीगल कॉलोनियां लीगल कर दी। तो सारी इलीगल कॉलोनियां लीगल हो गई। दूसरा सवाल मेरे को इसमें, चलो ये संयोग ही मानता हूं मैं, कई बार संयोग की सीरीज होती है। ये संयोग हुआ यूपी में कि जो मुस्लिम कोई क्रिमिनल जिसके ऊपर कोई आरोप लगे, उसका घर गिरा नोटिस से, और ये संयोग है। मैं मानता हूं संयोग हो सकते, हो गए भैया संयोग। लेकिन क्या जहां वो घर गिरा बुलडोजर ने, वहां सिर्फ एक ही गैर कानूनी था, बाकी वो घर छोड़ के पूरा शहर कानूनन है? क्या इस बात की गारंटी तुषार मेहता दे सकते हैं? सवाल वो है। सिर्फ मुस्लिमों के क्यों घर गिराए जाते हैं? राजस्थान में तो जो किस्सा हुआ चाकू मारने वाला, बच्चा स्कूल में गया, उसने किसी बच्चे को चाकू मार दिया, चाकू मारने वाला बच्चा मुसलमान निकला, उसके बाद पूरा राज्य में हंगामा हो गया और उसका घर गिरा दिया बच्चे का। अब वो बच्चा नाबालिग, उसका नाबालिग वाले कोर्ट में, पॉक्सो में केस चलेगा, उनका अलग है, उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। उसका घर गिरा दिया, बाद में पता पड़ रहा था कि वो परिवार किराए के घर में है। किराए के घर में। ये जो कांड हुए हैं, इसके लिए तुषार मेहता को इसका भी जवाबदेही देनी चाहिए और माँ बाप न्यायाधीश ने पूछना चाहिए। तो जो घर नोटिस देके गिरा, इसका मतलब बाकी उस एरिया में सारे घर लीगल है, क्या ये तुषार मेहता रिकॉर्ड पे एफिडेविट के साथ कह सकते हैं? या तुषार मेहता ये कह सकते हैं कि इस घर के गिरने के पहले कितने घर गिराए गए और उसके बाद में कितने घर गिराए गए, या सिर्फ एक ही घर गिराया गया, या वहां बाकी कुछ नक्शे पास ही नहीं है, या सारे नक्शे अप टू द मार्क है?
अपने यहाँ ल्यूटन दिल्ली जिसको कहते हैं, ल्यूटियन दिल्ली, जहां सांसदों के बंगले हैं, 11 अशोका रोड बीजेपी का ऑफिस, कितने कमरे बने हैं अंदर, देख लीजिए आप, कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। कोई मंत्री आता है अपने लिए इधर कमरा घुमा लेता है, पीछे कुछ और बना लेता है, ये अलाउड नहीं है। एक वो जो तो है 11 अशोका रोड एक बंगला था अलॉटेड, या 24 अकबर रोड एक बंगला था अलॉटेड मूपनार जी को, द ग्रेट मूपनार, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का इस साल रहे, जी के मूपनार, जी के मूपनार, उनको अलॉटेड था, वह कांग्रेस को ऑफिस के लिए दे दिया था। पीछे कितने कमरे खुले भाई। क्या अकबर रोड पे कुछ या पृथ्वीराज रोड पे जो प्राइवेट बंगले हैं उनको इतना कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन है? ये सारा इलीगल है। हर जगह आपको थोड़ा सा पत्थर उठाओगे, जिस दीवार पे खूंटी गाड़ोगे दिल्ली में और रेत की है। मैं आपको इस कैपिटल की बात कर रहा हूं। नहीं, एक एक मैं खाली 1 मिनट रुकूंगा। जो तुषार मेहता बोले हैं और जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन के सामने बोले हैं, अगर ये वीडियो बाई चांस वहां तक जाए, लोग देखते तो ही हैं, तो तुषार मेहता देख लें और आगे इसकी तारीखें पड़ेंगी। मुझे लगता है जमीयत को या जो भी पक्षकार हैं उनको ये सब वीडियोज लेके जाना चाहिए, थोड़ा जस्टिस गवई को दिखा देना चाहिए, जस्टिस विश्वनाथन को दिखा देना चाहिए, जब दिखाइए कंट्रोल रूम में वीडियो दिखाइए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का है। औरंगजेब को कतई स्वतंत्र भारत में हम जिंदा नहीं होने देंगे। वह जहां मिट चला है वहीं उसको दफन रहने देंगे, बल्कि औरंगजेब के नाम पर अगर कोई औरंगजेब को अपना आदर्श बांध करके चलेगा तो सामने बुलडोजर उसी के लिए खड़े हैं। ये बुलडोजर सब सामने खड़े हैं ऐसे, ये तो एक अभी बस चर्चा में मेरे सामने आ गया। ये सामने बुलडोजर खड़े हैं इस देश में, योगी आदित्यनाथ को कम से कम ये जजमेंट देते समय ध्यान रखेंगे। 2 न्यायमूर्तियों से, जस्टिस से मेरी गुजारिश है, जस्टिस गवई से और जस्टिस विश्वनाथन से, कि ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है भाऊ, उसके मुख्यमंत्री हैं महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, इनके लिए जस्टिस गवई जस्टिस विश्वनाथन का कोई वजूद नहीं है। इनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये सबसे ऊपर है। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इनका मठ है, जो ये फैसला कर देंगे मठाधीश जी वही तय होगा फिर कौन चंद्रचूड़ और कौन गवई। सामने इनके बुलडोजर खड़ा है, जिसके मन होगा चलवा देंगे, अरे इनके सामने अच्छा, बुलडोजर खड़ा है। ये अच्छा इतने हुआ, इतने बड़े ये अच्छा अहंकारी। हुआ। अरे ये प्रधानमंत्री नहीं बने, नहीं तो मराठी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है नासी इनामदार, NS इनामदार, उन्होंने हिस्टोरिक नॉवेल लिखे हैं, महाराष्ट्र उसको पूछता है। उन्हें किताब लिखी है, इतनी मोटी है, शहंशाह औरंगजेब पे, जिसमें औरंगजेब के जीवन के कई पहलू दिए। तो औरंगजेब पे किताब लिखने पे तो नासी इनामदार का घर बुलडोजर के नीचे आ जाएगा। औरंगजेब रोड पर जितने घर है सब उस औरंगजेब को क्या कहोगे आप, कि जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जैसे ही उनको दरबार में खबर पड़ी, उन्होंने दरबार भंग कर दिया और नमाज पढ़ने लगे और कहा कि हे परवरदिगार, कितना तूने मुझे दिया है, अरे तूने मुझे दुश्मन भी दिया तो सिवा जैसा दिया, जो अपनी दुश्मन की भी बेटी को मां कहता है। जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल यदि मैं नमाजी हूं। हम उस भूमि में हैं जहां दुश्मन भी दुआ करता है।
श्रद्धांजलि देता है। आचरण वैसा था। छत्रपति महाराज ने मुगलों से लड़ते समय मुसलमानों को नहीं मारा, उनकी लड़ाई मुगलों से थी, निजामों से थी, लेकिन 60,000 पठान उनके घुड़सवार उनके सेवा में तैनात थे। छत्रपति जी के अंग रक्षकों में मुसलमान थे, उन्हें ये भेदभाव नहीं किया। तो औरंगजेब का नाम लेने वाले ये लोग पहले औरंगजेब को भी समझे। औरंगजेब दुर्दांत था, मुस्लिम रूलर था, जबरदस्ती मुसलमान बनवाता था, मंदिर तोड़ता था, उसमें कई बुराइयां थी। और औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं हो सकता, लेकिन यार मेरा हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज है। तो इतने बड़े थे कि औरंगजेब जैसे आतंकी शहंशाह को भी आंखों में पानी लाने के लिए मजबूर किया। आदमी का आचरण ऐसा होना चाहिए, शासक ऐसे होने चाहिए। ये बुलडोजर खड़े किस लिए है? क्या योगी आदित्यनाथ किसी नगर पालिका के चेयरमैन बन गए क्या? तुषार मेहता को पूछना पड़ेगा। और क्या उत्तर प्रदेश में नई टर्मिनोलॉजी स्थापित हो गई, जिसने गैर कानूनी घर बनाया उसको औरंगजेब कहते हैं। शायद नया टर्म खुला होगा, योगी आदित्यनाथ है भाई, वो भाषा गढ़ी है उन्होंने, वो योगी है, वो तो अधिकार रखते हैं। तो उन्होंने बोल दिया होगा कि जो इलीगल घर वो औरंगजेब समझो। तो औरंगजेब का आदर्श रखने वाला मतलब गलत घर बनाने वाला, ये कह रहे थे कि कुछ और कह रहे थे। यहां तो नरेंद्र मोदी जी को सवाल पूछने पे भी औरंगजेब कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू का हश्र हुआ पुतले का महाराष्ट्र में, जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें, उसको लेकर सवाल पूछने पे एकनाथ शिंदे ने औरंगजेब के पुजारी कहा। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सबको, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पहली बार गिरा है महाराष्ट्र, पहला हादसा हुआ, कैसा भ्रष्टाचार हुआ। मेरी अभी 2 दिन पहले मैं शिरडी में एक पत्रकार सम्मेलन में था। वहां मुझे एक महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट, मतलब जो स्टैचू बनाने वाले शिल्पकार से मुलाकात हुई। अयोध्या में भी कुछ मूर्तियां उन्होंने बनाई। तब उन्होंने बोला कि जब मूर्ति बनती है, आप 35 फीट की यदि मूर्ति बनाना चाहते हो तो आपको 35 फीट का ही क्ले मॉडल देना होता है। ये रूल है। साथ में उसके ड्राइंग्स होते हैं। पहले बोले क्ले का देते थे, आजकल थर्माकोल का दिया जाता है। ड्राइंग पहले शीट्स में दिया जाता था, आजकल लैपटॉप पे दिखाए जाते हैं। और वो ड्राइंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का होता है कि उसको सपोर्ट, कितना हवा, कितना पानी झेल पाएगा, ये सारी चीजें होती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जिसको ये दिखाया गया था, जो कल्चरल डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज है मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए 6 फीट का क्ले मॉडल दिखाया गया था। तो मैंने बोला, बोले 6 फीट के लिए ठीक है भैया, जब बना तो 35 फीट का बना, मैं क्या बोल सकता हूँ? जब प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेशन नहीं कर रहे तो मैं कैसा ऑब्जेक्शन दे सकता हूँ? तो एक थोड़ा सा डेविएट हो गया, लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल पूछे उसके जवाब इनके पास क्या है? सवाल ये है, सर्वोच्च न्यायालय को यह जरूर पूछना चाहिए कि क्या ये संयोग ही है? होते हैं संयोग कई बार, और यदि ये संयोग हुए तो फिर इसके पहले, वो घर गिराने के पहले उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितने घर गिराए, उसके बाद कितने घर गिराए, या अफिडेविट दे कि उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सारे घर लीगल हैं। हाँ, सिर्फ एक घर इलीगल था, वही लीगल था, उसको गिरा दिया। हाँ। तमाम नेताओं के भाषण है बुलडोजर के। बुलडोजर आतंक हो गया है। लेकिन नेताओं फिर को खड़ा करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़े।
बिल्कुल कड़ा कर लेना चाहिए, नेताओं को बुलाना चाहिए कोर्ट ने कि आप बताइए आपने बुलडोजर किस सेंस में कहा था, ये जो बुलडोजर खड़ा है ये किस रेफरेंस से कहा था, आप बताइए। बोलने दीजिए योगी आदित्यनाथ को, कितना दम है हिंदुत्व हाँ का दिखने दीजिए। हाँ तथाकथित हिंदुत्व, हिंदुत्व नहीं तथाकथित हिंदुत्व में मेरे शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि हिंदू मैं भी हूं, मेरा भी अपना हिंदुत्व है और इनसे अलग है, और इनसे मुझे सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए हिंदुत्व का। क्यों नेता अपनी औकात से ज्यादा बोलते हैं? क्यों नेता ने न्यायपालिका को अपने पैरों के तले रोनने का प्रयास किया है? ये प्रयास नहीं तो क्या है, आप खुद ही डिसीजन ले लोगे, फिर न्यायपालिका किस लिए? बंद करिए ये सब। अभी जब ये कल की बात बता रहा हूं, कल परसों की बात है, महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन का फंक्शन था पुणे में। वहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक जी और आदरणीय प्रसन्ना वैराड़ी जी, ये दोनों थे। अभय ओक जी ने बहुत वैलिड सवाल उठाया कि क्या मॉब रूल इस देश में काम करेगा, क्या भीड़ तंत्र काम करेगा? उन्हें किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हें कुछ बताया कि बोलिए ये कैसा होता है कि किसी एक इंसिडेंस को सारे नेता पहुंच जाते हैं, उसको पॉलिटिकल कैश करने की बात करते हैं, फिर भीड़ इकट्ठा होती है, मॉब मोबिलाइजेशन किया जाता है, और फिर वहां पे लोग बोलते हैं कि इसको हम फांसी की सजा देंगे, विल गिव द कैपिटल पनिशमेंट। उनके शब्द है द मॉब रूल बाय पॉलिटिशियन एश्योरिंग कैपिटल पनिशमेंट टू द कल्प्रिट्स। कौन होते हैं एक नाथ शिंदे बोलने वाले? कौन होती है ममता बनर्जी बोलने वाली कि हम फांसी की सजा देंगे? कौन है आप? कौन है एक नाथ शिंदे? कौन है अजित पवार? फांसी की शिक्षा मांगना और फांसी की शिक्षा देंगे कहना, इसमें फर्क है। आप न्यायपालिका से गुहार कर सकते हो फांसी की शिक्षा दो, लेकिन आप कहें कि हम फांसी की शिक्षा देंगे फास्ट कोर्ट में, मतलब तुम ही जज हो गए, पहले तय कर लिया तुमने, तो फिर ये पूरी न्यायपालिका क्या करेगी? नेताओं को यह कहना चाहिए था कि न्यायपालिका में विश्वास रखिए, इसको सबसे बड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो कल मॉब इकट्ठा हो गया तो ये तो चौराहे पर टंगवाने वाली बात करेंगे। हमारे हाथ में दे दीजिए। बंगाल में वही भाई वही कह रहा हूं आपको, ये होता है। और जब मॉब आ जाता है तो मैं आपको बोलता हूं मॉब मेंटेलिटी इज वेरी बैड। नागपुर का केस है, ज्यादा पुराना नहीं, उसमें एक फिल्म भी बनी है अभी, आशीष जी। नागपुर में एक गुंडा पॉलिटिकल और पुलिस का पैट्रोनाइज था उसके ऊपर, वो पाल रहे थे उस गुंडे को। वो गुंडा दलित बस्ती में किसी के भी घर जाके किसी भी महिला पे जब चाहे तब, और बाद में ये होने लगा कि भाई तुम्हारे घर में आके मैं आपके साथ आपकी इज्जत लूंगा तो अच्छा नहीं लगता, अब मैं आपको आदेश दूंगा वहां आ जाओ, या मैं कहूंगा आज मेरे को कोई चाहिए तो आप तय कर लो बहू बेटी किसमें दोनों में से किसको भेजोगे। लोग परेशान हो गए थे, उसकी जो कंप्लेंट करता उसको मार डालता, हो दहशत थी उसकी। अरेस्ट होता, 2 दिन में अंदर जमानत हो जाती। एक केस में फिर अरेस्ट हो गया। दलित बस्ती की 150 महिलाएं कोर्ट चली गई, और जैसे वो कोर्ट में पेश हुआ, महिलाओं के पास जो था, सब्जी काटने का चाकू, वीणी बोलते हैं हमारे यहाँ, सब्जी काटने का एक अलग होता है, किसी के पास स्क्रू ड्राइवर, जो हाथ में मिला सब लेके वहां बैठी, और 150 महिलाओं ने उसके टुकड़े कर दिए कोर्ट के अंदर। पुलिस भाग गई, जज साहब कमरे में चले गए, टेबल के नीचे चले गए,
अराजकता हो गई। 150 महिलाएं भाग गई, उनमें से कुछ महिलाओं को पकड़ा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनके केसेस लड़े, अल्टीमेटली सब बरी हुए, प्रूफ नहीं मिला। लेकिन ये जनता ने न्याय किया क्योंकि भीड़ तक, मैं उसको गलत मानता हूं। अधिकार न्यायपालिका का है, कानून हाथ में लेने का अधिकार उन महिलाओं को भी नहीं था। हाँ, महिलाओं ने कानून यदि हाथ में लिया तो ये न्यायपालिका भी कहीं फेलियर थी कि ऐसे Exactly. गुंडे को बार बार जमानत दे रहे थे तो लोगों ने कानून हाथ में लिया। वो एक्सट्रीम केस था, लेकिन आप उस केस को रोल मॉडल नहीं बना सकती इस देश में। आज कलकत्ता में जो हुआ घिनौना हुआ, जो बदलापुर में हुआ घिनौना हुआ। उसके लिए फांसी की सजा मांगिए, आप बिल्कुल मांगिए, अधिकार है आपका फांसी की सजा मांगना। लेकिन मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का ये कहना कि हम फांसी की सजा देंगे उनको, आप कौन होते हैं भाई सजा देने वाले? आपका अधिकार ही नहीं हो। आप दिलवा सकते हैं, लेकिन आप दिलवाएंगे क्योंकि आप सिर्फ बोलते हैं। क्योंकि बदलापुर में जिस स्कूल में ये हुआ, वो स्कूल किसका है? कि चड्डी वाले का है? उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये ऐसे कई चीजें हैं जिससे न्यायपालिका को भी देखना है। देखिए, और मैं जस्टिस साहब, मतलब दोनों जजों के प्रति मेरा सादर प्रणाम, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मेरी पीड़ा भी उनको सुननी होगी। मेरी पीड़ा है कि टिप्पणियां जो है ये ऑपरेटिव जजमेंट में झलकनी चाहिए। कई बार हमने देखा टिप्पणियां ऑपरेटिव जजमेंट में झलकती नहीं। डीवाई चंद्रचूड़ जी मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, हमने कई प्रोग्राम में उनको सैल्यूट किया है। उन्होंने एक भाषण में कहा कि सिर्फ न्यायदान से काम नहीं चलेगा, न्याय देने से न्याय नहीं होगा, न्याय हुआ ये दिखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर उन्हीं न्यायाधीश को मेरा दूसरा सवाल भी था, माए बाप, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय तो किया, ये बता के कि ये गैर कानूनी, लोगों के सामने लाके कि इसमें गन पॉइंट पर पैसे लिए गए, ईडी सीबीआई की धमकी देके पैसे लिए गए, दवा कंपनियों के सैंपल फेल होने पे पैसे लिए गए, लोगों को जमानत देने पे पैसे लिए गए, ठेके कॉन्ट्रैक्टर देने पे पैसे लिए गए। ये आपने जनता के सामने तो लाया, लेकिन न्याय हुआ क्या? कहा जिन लोगों ने ये किया वो आज भी ताकत से घूम रहे, चुनाव भी लड़ रहे, और राजनीतिक दल पे आपने ये करने की सजा किसको मिली? इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में सजा किसको मिली? जिसने रिश्वत दी उसको भी नहीं मिली, जिसने रिश्वत खाई उसको भी नहीं मिली। तो न्याय दिया आपने, हुआ कहां पाए बाप? तो न्यायपालिका को भी जब आप टिप्पणियां पूछते हैं, टिप्पणियां करते हैं, तो जनता का विश्वास बढ़ता है आपके प्रति, एक आशा का दीपक टिमटिमाता है कि नहीं, इसमें अब इसमें न्याय होगा। लेकिन ऑपरेटिव जजमेंट में कुछ भी नहीं हुआ, यथावत स्थिति बनी रही, तो फिर इस बुलडोजर की ताकत और बढ़ेगी, ये निरंकुश हो जाएगा। हाँ, तब निरंकुश हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसे पता होगा मैं हिंदू या मुसलमान नहीं, मैं बुलडोजर कानून से चलने का हिमायती हूं। न्यायपालिका चलाए बुलडोजर, तो चाहे किसके भी घर पे, नेता ना चलाए, क्योंकि नेता के हाथ में जिस दिन न्यायदान आ जाएगा उस दिन संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। ये लड़ाई बुलडोजर की नहीं, ये किसी एक के घर के गिरने की नहीं, ये संवैधानिक दायित्व की लड़ाई है। एक दूसरे के दायित्व पे अतिक्रमण ना करे, इसकी लड़ाई है। नेता का काम गवर्नेंस का है, वो करे। गवर्नेंस के नाम पे न्यायपालिका जज ना बने और धमकी देके जज ना बने।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो भाऊ ने कही आखिर में, उस पर जरूर एक मतलब फाइनल टिप्पणी करके खत्म करेंगे कि एसआईटी, उस जब बात हुई जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की, एसआईटी की मांग हुई, एसआईटी खारिज कर दिया माननीय सीजेआई ने। कहा था उसको असंवैधानिक बताया, लेकिन जांच को खारिज कर दिया। अनिल मसीह पर टिप्पणी याद होगी, बड़ी बड़ी खतरनाक टिप्पणी की थी, तुम्हें ये कर दें वो कर दें। अनिल मसीह न जेल गया, अनिल मसीह के पीछे रिमोट किसके हाथ में था वो भी नहीं पता चला। तो मैं निजी तौर पर, चंद्रचूड़ साहब माफ कीजिएगा, जिस हाथ से मैंने कई बार सलूट किया था वो हाथ जेब में डाल के चलता हूं कि कोई देख न ले। अब वो हाथ जेब में डाल के बाहर जाता हूं पब्लिक प्लेस में, कि आदमी पूछ लेगा वो कौन सा हाथ था जिसे सलूट किए थे, बताइए जजमेंट क्या आया, तो उसको छुपाना पड़ता है। रही बात औरंगजेब जो बनेगा, सामने बुलडोजर खड़े हैं, वो औरंगजेब शब्द है, उस औरंगजेब से संबोधन मुसलमानों को है। और भाऊ ने कहा जिस हिंदुत्व की बात, मेरा हिंदुत्व है जो शुरुआत हुई थी कि मेरा दोस्त मुसलमान हो सकता है, और हो सकता है मेरा सबसे प्रिय सबसे खास दोस्त भी मुसलमान ही हो, ये मेरा हिंदुत्व कहता है। औरंगजेब से शुरू हुआ था मामला, और अब अकबर का इतिहास भी मिटाने पर जब आ गए हैं, मंशा इसी से समझी जा सकती है। राजस्थान में अब अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा। अब महान कौन है, शैतान कौन है, भगवान कौन है, ये सारा सर्टिफिकेशन जारी करने का ISO 9001/2001 ये सर्टिफिकेट ओके टेस्टेड के साथ भाजपा वाले लगाएंगे। भाजपाई सरकार बताएगी भगवान कौन, महान कौन, शैतान कौन। खैर ये बुलडोजर अगर नहीं रुका तो ये बुलडोजर इस देश के संविधान को रौंद देगा, इतना तय मान लीजिए। संविधान को रौंदेगा, मकान को नहीं रौंद रहा है, ये संविधान को रौंद रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसका निशाना मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों से गुजरते हुए संविधान को, इसका आखिरी लक्ष्य संविधान को रौंदना है, संविधान को बचाना है। तो जस्टिस गवई, जस्टिस विश्वनाथन से उम्मीदें करके रखते हैं, देखते हैं। सलूट तभी करेंगे जब फैसला आ जाएगा, उसके पहले सिर्फ उम्मीद। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।